जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग जो हिस्ट्री की सीरीज चालू की है हम लोगों ने, आज हम देखते हैं तुर्की आक्रमण। तुर्की आक्रमण में हमें देखने को मिलता है महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी, और इसके बाद ही दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ होता है। तो हम जल्दी से इन दोनों को समाप्त करते हैं और इसके बाद हम दिल्ली सल्तनत काल में प्रवेश करेंगे। ओके, तो हम देखते हैं तुर्की या तुर्क। सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं कौन? गजनबी। इन्होंने कभी आक्रमण किया? 1000 में। कभी 1000 में, और गौरी ने 1775 में। एक अलग अलग दो तुर्की आक्रमण हुए, 2 चरणों में आक्रमण हुए। इस प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। जो सबसे पहले आक्रमण किया उमैया वंशी वाले ने किया। इसने उमैया वंश वाले ने या बंसी वाले ने, ठीक है, उमैया। वंश वाले, इनका नाम था, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया। आक्रमण किस लिए किया? धन लूटने के लिए और इस्लाम का प्रचार करने के लिए। ये इनका मुख्य कारण हमें देखने को मिलता है कि इसलिए इन्होंने आक्रमण किया, और कोई इनका विशेष सोच नहीं थी। क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम जब आक्रमण करके गया तो इन लोगों को पता चला कि भारत के अंदर बहुत संपदा है, भारत के अंदर लोगों के पास बहुत संपदा है, और हमें किसी भी प्रकार से इसको अपने हाथ में लेना है। इस प्रकार हमें जानकारी प्राप्त होती है। ओके, सबसे पहले हमें देखने को मिलता है महमूद गजनबी। कौन? महमूद गजनबी। ओके, कौन? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी के बारे में अगर हम लोग आपसे चर्चा करें, किसके? महमूद गजनबी के बारे में, तो यह अफगान के गजनी का रहने वाले था। कहाँ का? गजनी का। गजनी अफगान का था। अफगान, ओके। कहाँ का? अफगान का रहने वाला था। और इसने जब आक्रमण किया तो हमें मालूम चलता है कि इसने 10,000 से 1000 से लेके 1027 तक का आक्रमण किया। 1000 से लेकर 1027 तक इसका आक्रमण पीरियड है। और इसने कुल 17 बार हम पे आक्रमण किया। हमारे बार कितने बार? 17 बार। आक्रमण के हमें साक्ष्य मिलते हैं। 17 बार हम पे आक्रमण किया। इसने कैसे आक्रमण किया तो हम एक एक करके इस समझ से चलते हैं। इसने पहले मध्य एशिया पर अपना अधिकार जमाया। इसने सोचा कि एक मध्य एशिया में हम अपना बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करेंगे और वहां से हम लीड करेंगे। तो इसने कहां पे? 1001 में सर्वप्रथम, यहाँ पे लिखते हैं, 1001 में पंजाब पे आक्रमण किया। कहां पे? पंजाब पे आक्रमण किया। पंजाब हिंद की साइड, ठीक है, हिंद शाही वंश के ऊपर, जिसको हम लोग, ठीक है, जिसको हम लोग वैदेही वंश के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि उनकी वैदेही राजधानी थी। ओके, यहाँ के शासक कौन है? जयपाल। जयपाल यहाँ के शासक है। वैदेही इनकी राजधानी।
ओके, पहला आक्रमण क्या किया इन्होंने? वैदेही पे किया, पंजाब हिंद कुश के साइड, और उसको इन्होंने हरा दिया और वहां से यह प्रवेश करते हैं। हम एक छोटा सा मैप के जरिए आपको समझाते हैं। जो हमारा भारत हो गया उस साइड यहाँ तक कि हमारे क्षेत्र था, इस साइड के एरिया, इस साइड आक्रमण किया, इस साइड के एरिया में किसका? वैदेही वंश वालों का शासन था, हिंद कुशाही वैदेही वालों का, जिसकी राजधानी वैदेही नाम से लोग जाने जाते थे और वैदेही इनकी राजधानी थी। ओके, किसको हराया यहाँ पे? जयपाल को मारा। ओके, जयपाल को मार डाला, जयपाल को मार डाला। इसके बाद इनकी जो वैदेही राजधानी थी उस पर पूर्ण तरीके से इन्होंने कब्जा कर लिया। कब्जे के बाद देखते हैं इन्होंने 1008 में क्या किया? 1008 में इन्होंने नगरकोट को जीत लिया। किसको? नगरकोट पे हमला किया और जीत लिया। और यहाँ का ज्वालामुखी मंदिर है, ज्वालामुखी मंदिर है, वहां से मूर्तियों को लेते हैं तथा मंदिर को ध्वस्त करता है और यहाँ की जो भी मूर्तियां थी वो उनको अफगान भिजा देता है। अफगान में जो मस्जिदें थी उनकी सीढ़ियों में उनको लगवा देता है। इस प्रकार हमें जानकारी मिलती है। इसी कारण इसको मूर्ति भंजक भी कहा गया। क्या कहा गया? मूर्ति भंजक भी कहा गया क्योंकि इसने मूर्तियां तोड़ी। इसके बाद हम देखें तो इसने सबसे आक्रमण ज्यादा हमें जो सबसे दर्दनाक आक्रमण हमें देखने को मिलता है तो इसने 1025 में और 1026 के मध्य 1026 के मध्य कौन सा? सौराष्ट्र सोमनाथ मंदिर को लूटा। ओके, सोमनाथ मंदिर को पूरी तरीके से इसने लूटा। और कहा जाता है कि यहाँ के शासक भीम प्रथम थे उस समय, सौराष्ट्र प्रांत के भीम प्रथम थे। और कहा जाता है कि जो भीम प्रथम थे इसी के समय जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तो इसमें 50,000 प्लस लोग मारे भी गए। कितने? 50,000 प्लस लोगों के मारने की हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं। किसने मारे? महमूद गजनवी के लोग में। इसके बाद हमें देखने को मिलता है इसने जाट विद्रोह भी किया। जब ये लौट रहा था तो 1027 में इसके साथ जाट विद्रोह होता है। ओके, ए वाले एरिया को जीतते हुए चला आ रहा था और गुजरात हमारी यहाँ है, इसको भी इसने पूर्ण तरीके से लूट लिया। इस साइड के पूरे एरिया पे ये धीरे धीरे कब्जा करता हुआ चला गया। ओके, इसके बाद हमें जानकारी मिलती है कि इसके साथ बहुत सारे विद्वान भी आए थे, जिसमें फिरदौसी है। कौन से? फिरदौसी। सहनामा लिखा जिसने, विद्वान यहाँ पे लिखते हैं विद्वान। कौन आए सबसे पहले? फिरदौसी, सहनामा लिखा। सहनामा लिखा। क्या लिखा? सहनामा लिखा जिसने। इसके बाद हमें और देखने को मिलते हैं, सहनामा के बाद देखें तो हमें अलबरूनी। कौन से? अलबरूनी। अलबरूनी कौन सी? किताबे हिंद। कौन सी पुस्तक है इनकी? तो हमें कौन सी देखने को मिलती है?
किताबे हिंद, जिसको हम लोग किताबुल हिंद के नाम से भी जानते हैं। कौन? किताबुल हिंद। इनके एक किताबों को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, तकिए ए हिंद, तकीक ए हिंद या तकिए ए हिंद के नाम से भी इस पुस्तक को हम जानते हैं, किताबुल हिंद को। ओके। अल-बर्नूली एक इतिहासकार भी था। उस समय कहा जाता है कि यह जब आया भारत में तो इसने एक एक चीज का एक अच्छी तरीके से बारीकी से इसकी पढ़ाई की, हर चीज के बारे में समझा और किताबुल हिंद में स्पष्ट रूप से इसने लिखा कि यहाँ के लोग कैसे थे, यहाँ कैसे पक्षी पाए जाते थे, कैसे लोग कपड़े पहनते थे, लेडीज कैसे कपड़ा पहनती थी। यहाँ तक कि उसने लिखा, एक हमने पहली बार एक मोर पक्षी भी देखा। ऐसे बाबर ने भी लिखा था अपनी किताब में, तुझे के बाबरी में, कि मैंने एक मोर देखा। इसने भी सेम उसी पे लिखा है कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे पक्षी देखे जो मैंने उस साइड के एरिया में नहीं देखे। इस प्रकार इसने अपनी किताब में लिखा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा भारत कितना तरक्की पे था उस समय, कि ये देखो अरबी आए, तुर्की आए, मुगल आए, हम पे अंग्रेज आए, हम पे आक्रमण करने के लिए। तो कहीं ना कहीं यह हमारे लिए खतरा बन के ही आए, हमें ओनली लूटने के लिए और इस्लाम का प्रचार फैलाने के लिए, और कुछ मतलब नहीं रहा इनका। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। ओके। इसके बाद इसने एक मुद्रा लेखन भी प्रारंभ किया, मुद्रा छापी। क्या किया? मुद्रा। एक साइड संस्कृत, दूसरी तरफ क्या, दूसरी तरफ क्या किया था इसने? दूसरी तरफ कहा जाता है कि इसने फारसी भाषा में, इसमें फारसी या तुर्की भाषा में इसने लेख लिखाना प्रारंभ किया था। किसमें? फारसी या तुर्की या अरबी भाषा में, तीनों भाषा। देखते हैं? तुर्की, अरबी और फारसी, इन भाषाओं में इसने एक साइड, हर सिक्के में एक साइड संस्कृत में लिख के कुछ लेख लिखा है, और कुछ अरबी में, कुछ तुर्की में, कुछ फारसी में। एक साइड ओनली संस्कृत का, संस्कृत। ओके, संस्कृत था। इस प्रकार की हमें जानकारी मिलती है। इसने जो खलीफा था फिलहाल, उससे मान्यता भी प्राप्त की थी कि मैं यहाँ का, इस साइड का शासक हूँ। इसने क्या मान्यता भी दी थी। और कहा जाता है कि 1030 में, इसमें 1030 में में मृत्यु हो गई बीमारियां कारण। और बीमारी कौन सी थी? मलेरिया के कारण। ओके, मृत्यु हो गई 1030 में। और इसको कहा जाता है कि मृत्यु हो गई और गजनी में ले जाके दफना दिया गया। कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं, इसका तो नहीं बताते, लेकिन 1030 में ये मर गया। इतना। इसके बाद हमें देखने को मिलता है तुर्की आक्रमण। कौन सा? तुर्की आक्रमण। तुर्की आक्रमण, जो तुर्की आक्रमण में दूसरा चरण है, उस चरण में हमें देखने को मिलता है कौन सा? मोहम्मद गौरी। इसने 1125 से हम पे आक्रमण करना प्रारंभ किया।
गोरख। इसका जो नाम है, असली नाम देखें, इसको सियाबुद्दीन के नाम से जाना जाता था, तो उसके सियाबुद्दीन वंश नाम से भी इसको जाना था। कहीं कहीं मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसने सबसे पहले 1173 में गौर प्रदेश का शासक बना। गौर प्रदेश का शासक बना। गौर प्रदेश का शासक बनने के बाद इसने मुल्तान सिंध पर आक्रमण किया। कभी किया आक्रमण? 1175 सिंध और मुल्तान। ओके, इसके बाद देखें तो इसने ये करने के बाद 1178 में इसने गुजरात पर आक्रमण किया। 1178 में कहां पर आक्रमण किया? यहां पर लिखा है 1178 में गुजरात। इस वाले एरिया में आक्रमण किया, ये भी चला आया। ओके, और गुजरात में आक्रमण किया। गुजरात पे जैसे ही आक्रमण किया, इस प्रकार हमें जानकारियां प्राप्त होती है। ओके, और कहा जाता है कि इसको बुरी तरीके से पराजित किया किसने? भीमसेन ने। गुजरात पे तो आक्रमण कर दिया, लेकिन इसको हराया किसने? भीमसेन ने। किसने हराया? भीमसेन ने इसको पराजित किया। ओके, इसके बाद 1179 में पेशावर जीता। ओके, देखो तो जाओ कैसे बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ से धीरे धीरे बढ़ता चला आ रहा है हमारे भारत की ओर, लूट के लिए, और कोई कारण नहीं, ओनली लूट के लिए बढ़ता चला रहा है। क्या क्या किया इसने? गौड़ प्रदेश का शासक बना, मुल्तान जीता, लेकिन भीम पर जैसे ही अंदर घुसा गुजरात के भीम ने एक मारा और सीधे बाहर निकल गया, मतलब हरा के। इसके बाद इसने पेशावर जीता, जा नहीं रहा है, घूम इधर ही रहा है। इसके बाद पेशावर जीता, और फिर 1181 में लाहौर जीता। 1181 में लाहौर जीता। ओके, देखो घूम इधर ही रहा है। गौड़ जीता, गौड़ का शासक बना, सिंध के प्रांत को जीता यहाँ के। इसके बाद गुजरात में घुसने की कोशिश की, मार डाल, तो इसको भगा दिया। पेशावर जीता यहाँ पे, पेशा के बाद लाहौर जीत गया। ओके, इस सब को जीतते हुए है चला गया। और इसके बाद 1185 में इसने सियालकोट को जीता। 1185 में सियाल जीता। ओके, इसको सियालकोट को जीता। सियालकोट को जीतने के बाद यह है लाहौर के आसपास क्षेत्र में अपना केंद्र बना लिया। यहाँ पे इसने अपना पूरे ये वाला एरिया जीत गया और इसको क्या बनाया? केंद्र बनाया। अब मैं आराम से यहाँ पे रहूंगा और भारत के बारे में अच्छे से और जानकारी करूंगा। इसने यह हमारा प्लान बनाया कि मैं इधर रहूंगा और अच्छे से बैठ के आराम से विजय प्राप्त करने की प्लानिंग करता हूँ कि कैसे प्रकार से भारत को हमें जीतना है। ओके, और इसने अपना जो प्रमुख केंद्र बनाया था, जो इस साइड का हमारा पंजाब है, पाकिस्तान में चला गया जो पंजाब और भटिंडा के क्षेत्र में, इसने अपना पूर्ण तरीके से अपना छावनी वगैरह डाली, अच्छे से गहन करने के लिए चला बैठ गया और कुछ दिनों तक रुकाया। इसको किसको हराना था? क्यों बैठ गया यहाँ? क्योंकि यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान का शासन था।
गौरी क्यों बैठ गया था? पृथ्वीराज चौहान भारत के राजस्थान, गुजरात इस साइड के क्षेत्र में और अपना राजपाट चला रहे थे, राजपूत, इसलिए वह शांत बैठ गया। और उस समय राजपूतों में सिरताज पृथ्वीराज चौहान थे। समझ में आया? क्यों नहीं आया? समझ में आ रहा है? गौरी क्यों नहीं बढ़ पा रहा था? लेकिन आपको तो मैं राजपूतों में कल में बता ही चुका हूँ कि तराई का प्रथम युद्ध होता है, द्वितीय होता है, तृतीय युद्ध। द्वितीय युद्ध में इनको लेके चले जाते हैं जयचंद्र की वजह से, और इसके बाद जयचंद्र को भी पराजित कर देते हैं तराई के तृतीय युद्ध में। ओके, चंदेरी के युद्ध में, तराई के चंदेरी के युद्ध में 1194 में युद्ध में पराजित कर देते हैं। इसके बाद मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज खड़ा हो, इस वाले एरिए पे अलीगढ़, किस पे? अलीगढ़ उस समय का प्रमुख केंद्र था। अलीगढ़ और मेरठ पर अधिकार कर लेते हैं। इसके बाद किसको जीता? भारत में घुस गया, भारत में प्रवेश, मेरठ को जीता, मेरठ को और अलीगढ़, इन सबको पूर्ण तरीके से इसने विजय प्राप्त कर लिया। ओके, और इसने फिर देखें तो क्या किया, इसका एक खास सेवक था कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसका एक सेनापति था बख्तियार खिजली। उसने 1194 में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है इतिहासकारों से कि बख्तियार खिजली एक बार बीमार पड़ जाता है और उसको कोई भी दवा कार्य नहीं कर रही थी, सही नहीं हो पा रहा था, इतनी बीमारी हो गई थी। तो किसी ने उसको सलाह दी कि आप नालंदा चले जाओ। नालंदा में उस समय हर चीज की शिक्षा दी जाती थी, चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी, शास्त्रों की शिक्षा दी, शस्त्रों की शिक्षा, XYZ हर चीज की शिक्षा वहां पर दी जाती थी नालंदा विश्वविद्यालय में। तो इसने कहा कि नहीं, मैं काफिरों की दवा यूज नहीं करूंगा। तो वहाँ के एक आचार्य इससे मिलने आते हैं और कहते हैं ठीक है, आपको हमारी दवा यूज नहीं करनी, मैं एक पुस्तक देता हूँ आपको, बस आप उसको रीडिंग करें, मतलब आप उसको पढ़ें, लेकिन कंटिन्यू पढ़ना। लेकिन वो आचार्य क्या करते हैं, उसमें कुछ दवाइयाँ लगा के दे देते हैं। तो हम लोग नोटिस करना कि कभी कभी जीभ से लगा के बुकों को चेंज करते हैं। इस प्रकार ही बख्तियार खिजली ने किया और इसके बाद वो ठीक हो गया, क्योंकि उस पुस्तक में दवा लगाई थी आचार्य ने, नालंदा के आचार्य ने क्या लगाई थी? दवा लगाई थी। इस कारण उसमें की जीभ से टच होता गया और वो सही हो गया। और उसको लगा कि हाय राम, मेरा देश इतना पीछे, ये लोग काफिर इतने आगे कैसे? इसलिए उसने हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। और कहा जाता है कि उसमें इतनी सारी बुकें थी कि 6 महीने से अधिकतर ज़्यादा उसमें आग जलती रही, इतनी हमारे यहाँ किताबें थी। और कहा जाता है कि उसमें लगभग 20,000 लोग भी मारे गए थे। इस प्रकार हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ओके, इसके बाद इसने अपना लास्ट अभियान 1205 में किया। कौन सा लास्ट अभियान? 1205 में किया, पंजाब में गौरी। 1205 अंतिम अभियान। ओके, ठीक, समझ में आया? कहाँ किया? पंजाब में किया, खूब खर
खोखर जनजाति के विरुद्ध, खोखर जनजाति के इसने विरोध किया। ठीक है, और इसके बाद हमें थोड़ी सी और जानकारी मिलती है कि इसने इस साइड के हमारे जो इस साइड का एरिया है, बिहार, बंगाल, इस साइड पे भी इसने 1202 में और 1203, 1204 में इस साइड पे आक्रमण किया। ओके, इस साइड इस साइड इतना फैला हुआ था, सब मेरा अपना ही था, इस पे आक्रमण किया। ओके, इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को यह अपना साम्राज्य दे देता है, और यह जब ये लौट रहा था अफगान के लिए, तो यह खोखर जनजाति के एक लोग ने, जिसको रामलाल के नाम से जानते हैं, उसने इसको मार दिया 1206 में। कभी 1206 रामलाल 1206 खोखर जनजाति के लोग। ओके, खोखर जनजाति के लोग ने इसको मार डालता है, क्योंकि इसने खोखर को जीत लिया। एक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानकारी मिलती है। कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासक बना, क्या शासक बना कि गौरी आक्रमण में उलझा रहा, तराइन के प्रथम युद्ध में, द्वितीय युद्ध में, चंद्रप्रदाय के युद्ध में, ठीक है, जिसे हम चंदेरी का युद्ध भी कहते हैं, इसमें उलझा रहा। तो जो इसका सेनापति था, मतलब सेनापति था, या फिर बोले तो इसका एक पसंदीदा मंत्रिपरिषद में एक था, वो इसकी लड़की से प्रेम कर बैठता है। किसकी? गौरी की लड़की से। इस कारण, और गौरी को कोई संतान तो थी नहीं लड़की के अलावा, लड़का कोई था नहीं, तो मजबूर होके ये अपना राजपाट कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रथम अख्ता प्रदान। अख्ता मतलब सिंहासन, आज से सिंहासन हमने अपना तुम्हारे नाम किया, एकता दे दिया। कुतुबुद्दीन के जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कहा जाता है एक गुलाम, एक तरीका से गुलाम था, और गुलामों की गिनती उस समय यह अपने जो अल्लाह के पैगंबर थे उनसे करता था, कि ऐसे अलाउद्दीन खिजली ने की, इस प्रकार ही इसने भी की। और उस समय इसके साथ 3 गुलाम आए थे, कुतुबुद्दीन, एल्दोज और कुबाज। एल्दोज और कुबाज, कुतुबुद्दीन था ही, एल्दोज और कुबाज भी आया था। ओके, इस प्रकार हमें इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी मिलती है। चंद्रप्रदाय लिखते हैं अपनी पुस्तकों में, पृथ्वीराज शास्त्रों में, कि किस प्रकार यह इसको जीत हासिल हुई, किस प्रकार ये हारे, हर चीज अपनी चंद्रप्रदाय अपनी पुस्तक में लिखते हैं। और इतिहासकार अलबरूनी ने तो इतिहास में जो अपने लेख लिखे भारत के प्रति, वो हमें वास्तव में फक्र करा देते हैं कि हम भारत के रहने वाले हैं, और हमें गर्व होना चाहिए हम भारत के रहने वाले हैं। कि लोग वहाँ पे पैसों के बारे में जानते नहीं थे, उसने अपनी पुस्तकों में एक एक रुपए के बारे में जानकारी दी, कि 100 के 10 नोट हो जाएं तो 1000 हो जाते हैं। 1000 के नोट, इस मैं तो बता रहा हूँ आपको, एक एग्जाम्पल दे, 1000 के नोट 100 हो जाए तो 1 लाख के बराबर हो जाते हैं। उसने असरपियों के बारे में इस प्रकार से लिखा है, अरब, 10 अरब, खरब, इस प्रकार से स्पष्ट रूप से उसने लिखा है। हम लिखाएंगे आपको स्पष्ट, हम कभी कभी पूछ देता है तो हम आप